Hello students, welcome to India's largest learning platform जहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसके डाउनलोड करने के साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ आप एडमिशन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर्स, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग कोर्सेज। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो है जीएस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। दो प्रकार के कोर्सेज हैं इसमें, प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं और मेरा कोड UGM10 के साथ तो आपको 10% की छूट मिलता है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। इसी प्रकार जो है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जो भी यह भी कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। ये चीजें अनअकैडमी के द्वारा रिसेंटली प्रीलिम्स 2021 को टारगेट किया गया है और बाइलिंगुअल क्लासेस चालू किए गए हैं। तो आप इन क्लासेस का फायदा ले सकते हैं, अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 के लिए जो है कंप्लीट जीएस कोर्सेज अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किया गया है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यह जो क्लासेस चलाए जाएंगे जला जा रहे हैं वो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश को तीनों मीडियम में चलाए जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी माध्यम में क्लासेस को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास पर आते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति की या मंत्री परिषद को हमने पढ़ा और उसके संदर्भ में अब उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा क्लास फोकस रहेगा वह मेन रहेगा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से रिलेटेड भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 से 123 आर्टिकल तक है। और 123 आर्टिकल आपको पहले ही बढ़ चुके हैं आप। तो 123 जो आर्टिकल है वह किससे है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और क्योंकि राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक भाग है तो हम आर्टिकल 79 से 106 देखते हैं। और कुछ पार्लियामेंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं को देखते हुए सारे पक्षों को आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से पार्लियामेंट का संगठन, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सदस्यों तो मेंबर बनने की क्या योग्यता होती है, कैसे उनको अयोग्य करार किया जा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटियां क्या होती हैं, ये कानून कैसे बनते हैं, कानून को बिल फॉर्म को कैसे स्टेब्लिश किया जाता है और कितने प्रकार के बिल्स होते हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो है हम क्लास में करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद। तो देखते हैं आपके इस भारतीय संसद के संदर्भ में कुछ हम ऐतिहासिक पृष्ठ देखते हैं, जो खासकर प्रीलिम्स, जो स्टेट्स में प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। और फैक्ट्स देखिएगा तो हमारा पार्लियामेंट्री का जो हिस्ट्री है उसके संदर्भ में वन लाइनर फैक्ट्स आपके लिए लाया हूँ और उसको देखते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा अपना क्लास का वह कॉन्सेप्चुअल रहता है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पर आधारित है, तो फैक्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर चीजें, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देखते हुए आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा पार्लियामेंट जो है हिस्ट्री देखिएगा, तो हम बात बात करें जो पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का हम बात कर रहे थे, तो हमने भी यही बात किया था
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो जाती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय बहुत सारे क्या आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं। तो उसी के संदर्भ में संसद के इतिहास की हम बात करते हैं तो 19 तो देखिएगा 1773 भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया था 1773 के द्वारा, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट में क्या है, गवर्नर जनरल की को सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद के रूप में जानी गई। गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद में जानी गई। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं पूरे यहाँ पर। 73 रेगुलेटिंग एक्ट, 83 1833 का चार्टर एक्ट, उसको हम डिबेट नहीं करें, उसमें क्या बातें जो है पार्लियामेंट से संबंधित हैं, उन चीजों को हम वन लाइन फैक्ट्स के आधार पर बता के बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट, भारत परिषद का विस्तार किया गया था, गवर्नर जनरल को पूरे भारत में विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अब 1858 आपको पहले ही मालूम है, भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड की संसद का प्रत्यक्ष और सीधा नियंत्रण हो गया। मतलब 1858 में क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो होता है वो समाप्त हो जाता है और भारत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है। और भारत के संदर्भ में प्रशासन के संदर्भ में सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार किसको मिलता है, डायरेक्टली जो है इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मिल जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं 1892 का गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा परिषद में निर्वाचित सदस्यों को प्रवेश दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा परिषद में निर्वाचित सदस्यों का प्रवेश दिया गया और सदस्यों को लोकहित में प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1852 गवर्नर जनरल की काउंसिल का विस्तार हुआ और क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा परिषद में निर्वाचित सदस्यों का प्रवेश। एक आप तो पहले भी हम क्लास को डिक्टेट कर चुके हैं जब हम भारत के संविधान का इतिहास देख रहे थे, उस संदर्भ में अभी हमने इस बात को कहा था, ठीक है। और सदस्यों को 1892 में और क्या किया, सदस्यों को लोकहित में प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार दिया गया था, क्लियर है। फिर देखते हैं 1909 का इंडियन गवर्निंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जिस क्लियर है। इसमें क्या किया गया, परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 की गई। सदस्यों को पहली बार बजट पर प्रस्ताव पेश करने और मत देने का अधिकार दिया गया था, क्लियर है। 1909 भारत शासन अधिनियम, परिषद में अतिरिक्त सदस्य किसके परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 18 से 60 हो गई और सदस्यों को पहली बार बजट पर प्रस्ताव पेश करने और मत देने का अधिकार मिला। 1919 का देखिएगा भारत शासन अधिनियम, केंद्रीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना हो की गई, ठीक है। राज्यसभा क्या हो गया, उच्च सदन हो गया, विधानसभा क्या हो गया, निम्न सदन हो गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति लाई गई और प्रशासनिक विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य क्या किया गया, बंटवारा किया गया। ये सब कब हो रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हो रहा है, क्लियर है। केंद्रीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था हो गई, राज्यसभा उच्च सदन कहलाया, विधानसभा क्या करे, केंद्रीय विधानसभा क्या कहलाई, निम्न सदन कहलाई। मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति लाई गई। प्रशासनिक विषयों पर केंद्र और राज्यों के मध्य क्या किया गया, बंटवारा किया गया, क्लियर चीजें। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। प्रांत एक पृथक इकाई के रूप में मान्य हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है। सुरक्षा और विदेशी विभाग गवर्नर जनरल के पास ही था। प्रत्येक प्रांत में कार्यपालिका और एक विधानसभा का प्रस्ताव रखा गया। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर टकराव होता है तो संघ के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा, जो आज भी सेम यही पोजीशन है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर पार्लियामेंट का देखते हैं तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आपको हम पहले क्लास में बताया 79 टू क्या है, 123 के मध्य है। और आप 123 आर्टिकल जो है हम पहले भी देख चुके हैं, ये क्या है, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर है किसका, प्रेसिडेंट का। तो ये आप पिछली क्लास में जब हम राष्ट्रपति थे तो आज पढ़ चुके थे, ठीक है। तो 79 जो है आर्टिकल जो है यहाँ से लेकर आर्टिकल 122 तक जो है वो प्योरली जो है वो पार्लियामेंट के संदर्भ में है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। इन चीजों को आज हम
देखते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है? तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है, हम देखते हैं। पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है? तो पार्लियामेंट जो है, कौन कौन से घटक होते हैं, तो देखिएगा पार्लियामेंट के घटक में देखिएगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट का गठन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर चीजें। तो कौन कौन पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स कौन है? पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स हैं बोथ हाउस। कौन का हाउस है? लोकसभा है, राज्यसभा है, और दोनों के साथ मिलकर बोथ हाउस, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट का क्या करते हैं, यह गठन करते हैं। क्लियर चीज है ये। जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं और जो पहली बार संविधान मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो विशेष रूप से इस चीजों को ध्यान में देंगे। क्लियर चीज है ये, ठीक। और देखिएगा क्लियर चीजें, तो कुछ आर्टिकल जो है इसमें, मेन मेन आर्टिकल 79, 85, ये हम देखते समय इसके देखते रहेंगे। आर्टिकल 110, आर्टिकल 109 संयुक्त अधिवेशन, पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। 112 बजट है, 116 लेखानुदान है, 117 वित्त विधेयक है, और 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो 79 से 122 के बीच में है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। आर्टिकल 85 क्या? राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों में अभी हमने देखा है। आर्टिकल 102 जो है, यह क्या करता है, लाभ के पद को डिफाइन करता है। लाभ के पद के बारे में बताया गया है, क्या है कि लाभ का पद क्या होता है, ठीक है। कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं, यह कौन निर्धारित करेगा, यह राष्ट्रपति का निर्धारण करने का अधिकार है ये, ठीक है। फिर है 108 क्या है, ज्वाइंट सेशन है, पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन है, इसका बुलाने का जो है विशेष प्रावधान है, जिसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। क्लियर चीज है ये। तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में जो है कुछ विशेष प्रोसीजर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे स्पीकर की सजेशन से या स्पीकर के द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कि किसी विधेयक पर क्या है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब क्या है, दोनों दोनों सदनों में इस कंडीशन में क्या करता है, राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी सूचना को आधार पर क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन का बुलाने के लिए क्या करता है, व्यवस्था करता है। जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक बढ़ जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। ये तो कुछ प्रावधान है, ठीक है। अब आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 112 क्या है, बजट है। आर्टिकल 116 जो है लेखानुदान है। आर्टिकल 117 जो है यह वित्त विधेयक है, ठीक है। तो विधेयक जो हम आज क्लास में हम बात करेंगे, जैसे बिल के होते हैं ना, तो बिल जो है कितने प्रकार के होते हैं, और बिल के माध्यम से क्या बनता है, कानून का निर्माण होता है। ये बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है, जब प्रेसिडेंट का इस पर सिग्नेचर हो जाता है, तो क्या बन जाता है, यह एक्ट या कानून बन जाता है। बिल कैसे उठता है, वह मतलब मतलब पहले एक रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन जब कैसे बिल में कन्वर्ट होता है, मतलब पहले प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव लाया जाता है, फिर वो बिल में कन्वर्ट होता है, और बिल कैसे कानून बनता है, ये सब आज क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा बिल कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बिल, क्या होता है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक होता है। दूसरा क्या होता है, धन विधेयक है। दूसरा क्या है, धन विधेयक है। तीसरा क्या है, वित्त विधेयक। कैसा है यह, वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। तो विधेयक जो है मेनली जो विधेयक है उससे देखा जाए तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक। ये धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, 110 है। तो वित्त विधेयक का आर्टिकल क्या है, देखिए 117 है। और संविधान संशोधन का विधेयक कैसे, आर्टिकल 368 है। तो ये जो है साधारण विधेयक, बिल, फिर इन संदर्भ में आज हम क्लास करने की देखते हैं, ठीक है। तो भारत के में विधायिका का जन्म जो है 1803 चार्टर एक्ट से हुआ है। समरी है, 1919 के अधिनियम में संसद को द्विसदनीय बना दिया, विधानसभा और विधान परिषद। 1935 के अधिनियम से वर्तमान सांसद का प्रारूप अस्तित्व आया है। वर्तमान जो सांसद का स्वरूप है वो किससे आया है, 1935 के अधिनियम से आया है। संसदीय शासन व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को
कहाँ से अपनाया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन से अपनाया है। फिर है भारतीय संसद के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? देखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है मिलकर क्या बनाते हैं, वह मतलब क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का गठन करते हैं। ठीक है, तो जो लड़के जो है पहली बार जो है मेरे माध्यम से संविधान पढ़ रहे हैं, इन चीजों को आप बिल्कुल बार बार ध्यान दीजिएगा। और आप कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ये कुछ तथ्य हैं जिसको आप अवश्य ध्यान में दीजिएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो देखिएगा, संसद क्या है? संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। संसद राष्ट्र की आवाज है, राष्ट्र के समस्त नागरिकों का दर्पण है। क्लियर है? संसद क्या है? लोकतंत्र तो क्या है, देखिएगा, राष्ट्र के समस्त नागरिकों का क्या है, दर्पण है। संसद भवन जो आज हम देख रहे हैं 1927 के तत्कालीन गवर्नर और वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इस संसद भवन का शुभारंभ जो है जनवरी 1927 में तत्काल उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, जो दिल्ली में स्थित। इसका डिजाइन जो है क्लासिकल कोलिनेट शैली से प्रेरित है। क्लासिकल कोलिनेट शैली से इसका डिजाइन प्रभावित है। यह 6 एकड़ के दायरे में फैला है। क्लियर है? 144 स्तंभ है। संसद भवन की डिजाइन 1912-13 में लुटियंस और सर हॉवर्ड बैकर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, 1912-13 में एडविन लुटियंस और सर हॉवर्ड, ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे। ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे ये। क्लियर चीज है ये। और यह भवन जनपथ और राष्ट्रपति भवन के निकट निकट है, स्थित है। फिर है, इसका डिजाइन 1912 में कौन किया था? एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट हैकर के द्वारा किया गया। तो भारतीय संसद लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इस कारण देश की प्रशासन में संसद का सर्वोच्च स्थान है। क्लियर? तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है? पार्लियामेंट जो है राज्यसभा, लोकसभा और से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर चीज है ये? ठीक, इस संदर्भ में आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम पहले पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को हमने क्लास में पढ़ लिया। तो आज हम ये हाउस को देखते हैं। ठीक है, तो आपकी वैसे अगर आर्टिकल वाइज देखें तो 79 जो है वो सबसे पहले आर्टिकल जो है वो राज्यसभा से स्टार्ट करता है। फिर चीजें राज्यसभा से स्टार्ट होता है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है, दोनों हाउस को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मतलब लोकसभा को पढ़ते हैं, क्योंकि लोकसभा को क्या कहा जाता है? यह क्या है? यह एक प्रिय सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो लोकसभा को संसद का क्या है? लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य भारत की जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। फिर इनका क्या होता है? इलेक्शन, इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं ये। तो इलेक्शन कैसा है? इनके इनके सदस्यों में कैसे इलेक्शन है? डायरेक्ट इलेक्शन है। तो कैसे इलेक्शन है? यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। क्लियर है? जनता के द्वारा जो है यह डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, इनको निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि सदस्यों की योग्यता क्या होती है? कम है। यहाँ पर सदस्यों की योग्यता क्या है? राज्यसभा के सदस्यों में क्या है इनकी योग्यता? मतलब निम्न सदस्यों की जो है योग्यता कम होने से इसको निम्न हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। इसको इसको जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जनता के प्रति यह उत्तरदायी है, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो मई 1952 में हुई थी। कब हुई थी? आज जो लोकसभा है की बैठक मई 1952 में हुई थी। फिर चीजें ये, मूल संविधान में 500 सीटें थी। अभी मैक्सिमम कितनी सीटों की व्यवस्था है? अभी जो है 552 सीटों की व्यवस्था है, जिनमें से 530 जो है स्टेट से आएंगे और 30 जो है कहाँ से आएंगे? वह यूटी से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और दो जो है नॉमिनेटेड होगा। तो यह व्यवस्था जो है एट प्रेजेंट है। और पहले मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में इनकी संख्या जो है वो कितनी थी? मूल संविधान में इनकी संख्या जो है वह 500 थी। एट प्रेजेंट क्या व्यवस्था है? 552 है। ठीक है, 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है?
552 मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें से राज्यों से 530 और 20 कहाँ से आएंगे, यूटी से आएंगे, और दो तो नॉमिनेटेड है, आज भी दो नॉमिनेटेड है। तो 545 में 543 प्लस 2 है, तो 543 क्या है, यह स्टेट्स और यूटी से मिलकर आएंगे, और जिनका चुनाव जो है प्रत्येक जनता के द्वारा किया जाता है, और दो जो है नॉमिनेटेड मेंबर है, नामांकित सदस्य हैं, या मनोनीत सदस्य हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों से किन्हीं दो लोगों को क्या कर लेता है, वह नॉमिनेटेड कर लेता है, वह मनोनीत कर लेता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके संदर्भ में अभी जो, अब ये जो सीटें हैं, हमारा जो मैक्सिमम 552 सीटें हैं, यह व्यवस्था जो है हमारे पास कब तक रहेगा, यह व्यवस्था जो है सन 2026 तक ऐसी होगा। क्लियर पा और 2026 में 2021 की जनगणना का आधार पर सीटों का क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। ठीक है। यह व्यवस्था 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह किया गया है, कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या जो 552 मैक्सिमम है, यह व्यवस्था कब तक बनी रहेगी, 2026 तक बनी रहेगी। और 2026 में 2021 की जनगणना के आधार पर क्या होगा, सीटों किया जाएगा, क्षेत्रों का जो है परिसीमन किया जाएगा। अभी केवल क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है, 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया है, केवल क्षेत्रों का, मतलब ये क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है, लेकिन सीटों का परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर कब होगा? 2026 में किया जाएगा। तो 2026 तक अभी सीटों की संख्या एज इट इज 552 ही बनी रहेगी। क्लियर चीजें। तो लोकसभा के संदर्भ में क्या है, कैसी सदन है, निम्न सदन है। लोकसभा कैसी है, लोकप्रिय सदन है। यहाँ के जो सदस्य चुने जाते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है। और 8% जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 552 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 8% जो है 545 है, 543 प्लस 2 है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। सीटों का परिसीमन जो है लोकसभा में 2021 की जनगणना के आधार पर 2026 के में किया जाएगा। 2026 तक जो है सीटों की संख्या एसिडीज और मैक्सिमम 552 बनी रहेगी, लेकिन वर्तमान में जो हम बोलेंगे सीटों की संख्या कितनी है, 545 है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552, लेकिन 8% कितना है, 545, पॉइंट बी नोटेड। क्लियर चीज है ये, क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो देखिएगा लोकसभा की संरचना कैसी है। लोकसभा की संरचना में देखिए कुल सदस्य कितना है, 552। ठीक है। और 530 कहाँ से आएंगे, राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, दो क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे एंग्लो इंडियन समुदाय से। वर्तमान में एंग्लो इंडियन से हैं। क्लियर चीज है ये। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, 545 है। 545 में जो है 8% है, 545 में 540 कहाँ से है, यह स्टेट और प्लस यूटी से में है, जहाँ जनता ने क्या किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजा है। और दो जो क्या रहेंगे, यह मनोनीत सदस्य है, किसे, आंग्ल भारतीय समुदाय किसे के लोगों से बीच में आते हैं। ये जो दिख रहा है आपका संरचना लोकसभा का 8% यही है, 545 है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। वर्तमान में देखिएगा लोकसभा में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों के कितना है, 545 सदस्य हैं, 530 राज्यों से निर्वाचित हैं, दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं, और 13 सदस्य जो है कहाँ से आ रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र से आ रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र से आ रहे हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। है। आर्टिकल 231 में व्यवस्था की गई है सदस्यों की संख्या में, देखिए गया, यदि लोकसभा में राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियंस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो भारत का राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से किन्हीं दो लोगों को क्या कर सकता है, नॉमिनेटेड कर सकता है। ठीक है। तो दो लोगों को क्या कर सकता है, वह नॉमिनेटेड कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, अगर इनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों में, तो ऐसा वो कर सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक।
तो लोकसभा मतलब देखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या, लोकसभा के सदस्य कैसे आ रहे हैं, लोकसभा के सदस्य कैसे आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर लोकसभा के सदस्य जो है किससे आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और लोकसभा का इलेक्शन करने की जिम्मेदारी किस पर है, भारतीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग को है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, वो लोकसभा का निर्वाचन करने का दायित्व उसको सौंपा गया है। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से आते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। इसके सदस्य क्या करते हैं, 5 साल के लिए चुन कर आते हैं। क्लियर है। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। आपात के इन द केस ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, द टेन्योर ऑफ लोक सभा इंक्रीजेज इन 1 ईयर। मतलब 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर चीजें ये। लोकसभा का कौन व्यक्ति है, लोकसभा के लोग जो कहाँ से आ रहे हैं, जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं। तो कौन व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है, तो लोकसभा के सदस्य के लिए खड़ा होने के लिए क्या योग्यता है, तो उसको हम देखते हैं। लोकसभा के लिए सदस्य होने क्या होता है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया, पागल या मंदबुद्धि, मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए, दिवालिया, डिफाल्टर नहीं, डिफॉल्टर नहीं। ये चीजें वह व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, वह लोकसभा के चुनाव में ले सकता है, लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है, कि हमें भाग ले सकता है, ये उसकी योग्यता होना चाहिए। ठीक है। और व्यक्ति लोकसभा का अगर सदस्य बन चुन कर आ जाता है, जनता के द्वारा चुन कर आ जाता है, तो इसको शपथ जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बिहाफ में कोई और दिला सकता है, तो शपथ को दिलाएगा राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। ये चीजें, लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र को देता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष को देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को सदस्य इस्तीफा देकर अपने पद क्या कर सकता है, रिक्त कर सकता है। फिर चीजें, और भी पद के रिक्त होने के बहुत सा और भी प्रावधान है, उसको हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है। है। और लोकसभा के सदस्य को और अपने पद से कैसे रिक्त हो सकता है, ठीक है, तो अपने पद से रिक्त हो सकता है। देखिएगा, यदि संसद का सदस्य, तो मतलब इस आर्टिकल 101 में व्यवस्था की गई है, संसद के सदनों में रिक्त संबंध में प्रावधान किया गया है। यदि संसद का सदस्य अनुच्छेद 102 के 1 और 2 के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। आर्टिकल 101 और 102 के तहत, आर्टिकल 102 के तहत क्या हो जाएगा, यह वो योग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। तो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रह सकता, ये किस आधार पर नहीं रह सकता, ठीक है, तो आर्टिकल 102 में जो बातें की गई हैं उसके आधार पर नहीं हो सकता। हम देखेंगे क्या बातें हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, यदि संसद का सदस्य यथास्थिति सभापति अध्यक्ष को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे देता है, तो वो सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब लोकसभा के सदस्य त्याग पत्र को देखा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्लियर चीज है ये। यदि संसद कोई कोई भी सांसद सदस्य 60 दिनों, यदि कोई भी सांसद सदस्य 60 दिनों तक लगातार और संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेता, लगभग 60 दिनों तक लगातार संसद की किसी भी कार्रवाई में वह भाग नहीं लेता है, उसमें अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यह चीजें ये, तो ऐसे संसद के सदस्यों की समाप्त हो सकती है। अगर संसद जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी उसको क्या किया जा सकता है, उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी उसको क्या कर ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है। वो अयोग्यता ठहराने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी संसद सदस्य का पद रिक्त कैसे हो सकता है, वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा, संसद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, ठीक है। और दूसरा, तीसरा चीज है दल बदल कानून के तहत। तीसरा जो है लगातार 60 वर्षों तक, 60 दिनों तक वह सदन की कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है, किसी अधिवेशन और तो उसे त्याग पत्र
को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है? और अपना त्यागपत्र किसको दे दे? स्पीकर को दे देता है। और अनुच्छेद 102 के तहत क्या किया जाता है? अगर उस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे तो अनुच्छेद 2 के तहत भी, 102 के तहत भी उसको क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रावधान है, उसको हम देखेंगे। ये चीजें ये ठीक। दल बदल कानून भी हो सकता है। तो निहिताएं को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोई भी संसद का सदस्य कैसे वह निर्रहित हो जाएगा, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है? ये चीजें ये तो पहला पॉइंट नोटिएगा। यदि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, ठीक है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कोई व्यक्ति एक समय में क्या रहेगा? केवल एक हाउस का सदस्य रहेगा, वह दोनों हाउस का सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है और 10 दिन के भीतर यह तो बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर ऐसा नहीं करता है, तो उसकी राज्यसभा में उसकी सदस्यता अपने आप खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? राज्यसभा में उसकी सदस्यता अपने आप खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले सदन में उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। अगर कोई संसद संसद सदस्य दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, तो पहले दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले सदन की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी? रिक्त हो जाएगा। अगर कोई संसद सदस्य एक ही सदन में दो सीटों पर चुन जाता है, तो उसकी स्वेच्छा से किसी एक पद को खाली करने का अधिकार है। अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। ठीक है? तो ये कुछ अयोग्यता है, इसको देखिएगा। ठीक है? और इसके अलावा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी क्या किया जा सकता है? उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल कानून के तहत उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है? ये बहुत सारे प्रावधान है जिसके तहत उसको क्या कर सकते हैं? अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब हम देखते हैं, लोकसभा के संदर्भ में देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं। लोकसभा को आपने देखा, इससे पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है? भारत के इनकी योग्यता क्या होती है? कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो सकता है? डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ठीक है? ये चीजें। तो अब लोकसभा के हम अधिकारी की बात करते हैं, तो लोकसभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था होती है। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, जिसको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है? लोकसभा के हम अध्यक्ष की बात करते हैं। तो लिखिएगा, लोकसभा में निर्वाचन के पश्चात लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिएगा, ये सब टर्म। अब देखिए, यहाँ पे जो है अस्थायी अध्यक्ष को मतलब होता है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर जो है वह स्पीकर नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है, और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? और या इसको हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। जब नई लोकसभा चुनकर आती है, जब नई लोकसभा चुनकर आती है, तो लोकसभा की सदनों की कार्रवाई को संचालित करने के लिए, और जब तक जो है वास्तु और परमानेंट स्थायी रूप से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव न कर लिया जाए, तब तक की व्यवस्था करने के लिए भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सदस्य चुन कर आए हैं, उनमें से सबसे जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, सबसे जो वरिष्ठतम जो सदस्य होगा उसको जो है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या करता है? अपॉइंटमेंट कर देता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब तक लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक क्या कर सकता है? वो लोकसभा की बैठकों को क्या करता है? संचालित करता है। और जैसे ही लोकसभा का नया मतलब लोकसभा का जो है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाता है, वो तब वहां से वो जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह चेयरपर्सन या स्पीकर हो जाता है, और वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। क्लियर चीजें। लोकसभा के स्पीकर देखिएगा, इनका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से भी किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है? स्पीकर का चुनाव होता है।
क्लियर चीजें। तो लोकसभा के सदस्य ही अपने में से क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्लियर चीजें ये। और जब तक आगामी लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है, वह अपने पद पर बने होता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है या स्पीकर है, वो उसका पद पर कब तक बने रहता है, आगामी लोकसभा के चुनाव के प्रथम बैठक से ठीक पहले तक का अपने पद पर वह बना रहता है। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी सदस्य को क्या कर लिया जाता है, निर्वाचित कर लिया जाता है, और वह क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। इसका कार्यकाल जो है, वो अगली लोकसभा के चुनाव होने के बाद प्रथम बैठक से ठीक पहले तक का उसका पद होता है। क्लियर चीजें। इसके इसका कार्यकाल कब होगा, इसका कार्यकाल तब तक होगा जब तक उसको लोकसभा में बहुमत से उसको समर्थन मिला हो। जब तक मतलब अगर जब तक उसको अपने पद से हटा न दिया गया हो, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। या अपना त्याग पत्र न दे दिया हो, तब तक अपने पद पर बना रहेगा। शपथ, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वह एक सांसद के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक, क्लियर चीजें याद रखिएगा। त्याग पत्र या त्याग पत्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देकर पद को रिक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष को देता है। क्लियर चीजें। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने में उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन अभी भारतीय संसद में, मतलब कुछ 35-40 वर्षों से जो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी होती है, उन्हीं में से जो है उपाध्यक्ष बनाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। क्लियर चीजें। कुछ वर्षों से मतलब पिछले 35-40 सालों से जो है, लोकसभा में जो विपक्ष का मतलब रूलिंग पार्टी के बाद जो सबसे बड़ा विपक्ष होता है, उसी पार्टी के से किसी सदस्य को क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्लियर चीजें ये। ठीक है। और ये उपाध्यक्ष की बात है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष, अब तो लोकसभा का अध्यक्ष को हम देख रहे हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या हो रहा है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना, जिसका कार्यकाल क्या होता है, आगामी अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक का होता है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य है। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा, तो वह अपने पद पर भी नहीं बना रहेगा। ठीक है। फिर है, अगर लोकसभा का पद किसी कारणवश से रिक्त हो जाता है, तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष की पद को संभालेगा। फिर चीजें ये। अब देखिए कि लोकसभा में क्या होती है, एक सभापति, लोकसभा में एक अध्यक्ष की तालिका बनती है। हमारे अध्यक्ष की तालिका बनती है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा को कौन संबोधित करेगा। तो उसके लिए उपाध्यक्ष की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था है, उपाध्यक्ष की व्यवस्था है। ठीक है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो लोकसभा की बैठक कौन संचालित करेगा, तो उसमें क्या बनता है, एक अध्यक्ष की तालिका बना दी जाती है। सदन में क्या होता है, अध्यक्ष की तालिका, तो अध्यक्ष तालिका में सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, और कौन से इसमें क्या होता है, 5 वरिष्ठतम मेंबर के नाम होते हैं। ठीक है। तो ये अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष करे, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होगा। इस तालिका में से किसी, अगर कोई भी सीनियर मोस्ट पर अगर उपस्थित होता है, तो वो सदन की अध्यक्षता को संपन्न कराता है। क्लियर चीजें ये। अगर इनमें से भी कोई नहीं है, तो जो सदन में उपस्थित लोग हैं, उनमें से क्या करेंगे, जो लोग हैं, वो सदन की क्या करेंगे, उनमें सीनियर मोस्ट लाइन चुन किया जाएगा, वो सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। तो किसी भी सदन की या किसी भी हाउस की कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की एक मिनिमम संख्या अनिवार्य होती है। उस संख्या को हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कोरम कहते हैं। तो किसी भी सदन के सदस्यों की कार्रवाई को संचालित करने के लिए सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, जिसके माध्यम से सदन की कार्रवाई संचालित हो, उस संख्या के बल को हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर हाउस की संख्या मान लीजिए 545 है, तो 545 में मतलब जिस हम हाउस की बात कर रहे हैं, उसके कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 या उससे ज्यादा सदस्य उपस्थित होते हैं, तो माना जाता है कि कोरम है, गण पूर्ति हो रही है। और गण पूर्ति पूर्ति नहीं होता है, तो उस दिन के लिए अध्यक्ष
को स्थगित कर देता है। ठीक है। किसी भी सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति का होना आवश्यक है। गणपूर्ति के अभाव में जो है वह हाउस संचालित नहीं होगा। क्लियर चीजें ये, तो ये चीजें हैं ये, इसको आप देखिएगा, नोट कीजिए इसको। ठीक है। तो लोग हम देखते हैं, अध्यक्ष की बात करें तो देखिएगा, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मनी बिल के संदर्भ में आर्टिकल 110, मनी बिल के संदर्भ में कोई भी वित्त विधेयक को क्या करता है? वह धन विधेयक को के रूप में स्टेब्लिश करने का अधिकार किसको है? वह लोकसभा के स्पीकर को है। क्लियर कीजिए। तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो क्या करता है? बिल को, मनी बिल के संदर्भ में ये डिफाइन करता है कि कोई वित्त विधेयक मनी बिल है या नहीं। ठीक है। ये चीज और क्या अधिकार है? जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है, और बुलाने की जो सिफारिश करता है या बुलाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार करता है वो कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर के परामर्श पर ही, स्पीकर के रिपोर्ट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति क्या करता है? वह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वह स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर चीजें। ठीक है। किसी प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, सदस्यों को अपनी बातों को बोलने का अनुमति देता है, और सदन में जो है समस्त संसदीय नियमों का पालन कराने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। क्लियर चीजें। लोकसभा का अध्यक्ष और क्या कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो है सदन की कार्रवाई को संचालित करने का आदेश देता है, उसको स्थगित कर सकता है। क्लियर है। लेकिन वो उसका सत्रावसान नहीं कर सकता। सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक की क्या करता है? वह अध्यक्षता करता है। प्रत्येक बैठक की क्या कर रहा है लोकसभा का अध्यक्ष? अध्यक्षता करता है। क्लियर चीजें। लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य जो है वह एक कड़ी का कार्य करता है। ये लोकसभा है, और इसके बीच में जो है स्पीकर जो है क्या करता है? वह एक लिंक का कार्य करता है। लोकसभा मतलब संसद और राष्ट्रपति के बीच में क्या करता है? वह एक लिंक के रूप में कार्य करता है। स्पीकर जो है एक लिंक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। निर्वाचित संबंधी विवाद के अतिरिक्त लोकसभा सदस्यों की योग्यता और अनुशासन संबंधी विवादों का निर्णय, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्णय निर्वाचन आयोग की सहायता से, निर्वाचन के संदर्भ विवाद के अतिरिक्त लोकसभा के सदस्यों की योग्यता और अनुशासन संबंधी विवादों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। दल बदल कानून के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है वह जो है अंतिम निर्णय जो है लोकसभा के स्पीकर का ही होता है। लेकिन इसके निर्णय के अगेंस्ट में जो लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं, अपील, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मतलब कोर्ट में। इस दल बदल कानून के करने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता का, योग्यता के निर्धारण का अंतिम फैसला जो है कौन करता है? स्पीकर करता है। लेकिन स्पीकर के निर्णय के अगेंस्ट में सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट का दरवाजा क्या कर सकते हैं? खटखटा सकते हैं। ठीक है। क्लियर चीजें। ठीक। और स्पीकर का काम क्या है? और स्पीकर का काम है, देखिएगा, कि 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून के अपंत में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको? स्पीकर को है। ठीक है। ठीक है। आप देखते हैं, हम बात करते हैं पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के जो होते हैं तीन सेशन, कौन कौन से होते हैं पार्लियामेंट में? क्या होता है? तीन, क्या होते हैं? तीन सेशन होते हैं। सेशन होते हैं। एक होता है आपका मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र हो रहा है। मानसून सत्र के बाद क्या आता है? शीतकालीन सत्र आता है। और शीतकालीन सत्र के बाद क्या आता है? बजट सेशन आता है, बजट सत्र आता है। तो साल की शुरुआत जो है बजट सेशन के बाद, दूसरा आता है मानसून सेशन आता है, और तीसरा क्या आती है? बजट जट सत्र जो है कहाँ, कब स्टार्ट? फरवरी और मार्च के महीने में होता है। ठीक है। फिर मानसून सत्र जो है वह जून जुलाई के महीने में होता है, जून जुलाई के महीने में होता है। और शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में होता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के तीन हैं। ये सेशन को बुलाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को होता है। सदन की कार्रवाई को संचालित करने का अधिकार सदन की कार्रवाई को संचालित करने का अधिकार जो है केवल, मतलब स्पीकर को है। लोकसभा में स्पीकर चीजें ये, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विशेष सत्र का आह्वान करना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन
लेकर विशेष आह्वान किया जा सकता है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो सदस्यों में का 1/10वां भाग 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष सभापति के प्रस्तुत कर अध्यक्ष और सभापति के माध्यम से राष्ट्रपति को विशेष सत्र के लिए आह्वान कर सकता है। फिर ये दूसरा दर प्रावधान है ये, ठीक है। फिर है ये लोकसभा के संदर्भ में ये बातें होगी, ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष के अलावा क्या होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है उपाध्यक्ष होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? अब प्रायः तो नियम ये बन गया आजकल की लोकसभा में उपाध्यक्ष जो है मेन मतलब मुख्य विपक्षी पार्टी से ही बनाया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सारी फॉर्मेलिटी कौन करता है? उपाध्यक्ष ही करता है। तो अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है या किसी कारणवश से अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालित नहीं कर पाता है तो सदन की समस्त कार्रवाइयों का जिम्मेदारी जो किसके माध्यम से किया जाएगा? उपाध्यक्ष जो है करेगा, ठीक है। उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने पद से हट सकता है जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? वो अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को दे सकता है। या लोकसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं? समस्त सदस्य एक संकल्प पारित कर 14 दिन की पूर्व सूचना पर एक संकल्प पारित कर देते हैं बहुमत से, तो अपने पद से हट जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? पर कैसे हट सकता है लोकसभा का अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटने के लिए क्या है? पहला हो सकता अपना त्याग पत्र दे, त्याग पत्र देकर अपना पहला जो है त्याग पत्र किसको देगा? यह उपाध्यक्ष को देकर पद से हट सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? अगर लोकसभा का सदस्यता समाप्त हो जाती है तो अपने पद से हट जाएगा। तीसरा उसे पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कैसे? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर 14 दिन की पूर्व सूचना देकर एक संकल्प पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। उपाध्यक्ष को भी पद से हटाने के लिए सिंपल यही प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना देकर क्या किया जा सकता है? वो उसको पद से हटाया जा सकता है संसद के मतलब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो स्पीकर को भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जा सकता है? 14 दिन की कर सिंपल मेजोरिटी से उसे हटाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये लोकसभा के संदर्भ में हमने बात किया। क्लियर चीजें अब राज्यसभा के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? देखिएगा राज्यसभा की जो प्रथम बैठक है वो मई 1952 में हुआ था, ठीक है। यह केंद्र सरकार में राज्यों का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। राज्यसभा हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। या अमेरिका या ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड की तर्ज पर है, हाउस ऑफ लॉर्ड की तर्ज पर है ये, ठीक है। वर्तमान में मतलब ये राज्यसभा में क्या होती है? राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसको, ठीक है। और तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 250 हो सकती का जो है किया गया है, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 245 है, वर्तमान में 245 है। क्लियर चीज है ये, वर्तमान में कितनी है? 245। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250। 250 में 238 प्लस 12, ठीक है। 238 कैसे आते हैं? इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। और 12 कैसे हैं? यह नॉमिनेटेड है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नॉमिनेटेड? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों कैसे? तो ये कौन व्यक्ति जो है 12 राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? वह व्यक्ति जो साहित्य, कला, समाज सेवा, ठीक है, खेल और अन्य में क्या है? महारत हासिल हो।
ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वह मतलब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो 238 लोगों का जो है, जो हम 250 की बात करते हैं, 2838 प्लस 12, ये इनके स्ट्रक्चर है। क्लियर चीज है ये। है। तो 238 क्या हो सकते हैं, यह निर्वाचित है। निर्वाचन कैसा हो सकता है इनका, निर्वाचन जो है वह अप्रत्यक्ष होता है। कैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल, यहाँ पॉइंट भी नोटेड, इनका जो कार्यकाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना है, यह इनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष होता है। क्लियर चीजें। राज्यसभा कैसा है, राज्यसभा क्या है, यह स्थायी सदन है। यह कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, यह कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, यह कभी भी स्थगित नहीं हुआ है। एक बार इसका गठन हो गया है तब से यह बना हुआ है, यह कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसके सदस्य कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। ठीक है। राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, और उतने ही नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। क्लियर है। उतने ही नए सदस्य क्या होते हैं, चुन लिए जाते हैं, उतने ही नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, और उतने ही नए सदस्य क्या कर लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, उतने ही नए नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। क्लियर चीज है ये। 1/3 सदस्य क्या हो रहे हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, उतने ही नए सदस्य क्या होते हैं, चुन लिए जाते हैं। क्लियर चीज है ये राज्यसभा के संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कौन भाग लेता है राज्यसभा के चुनाव, तो राज्यसभा के चुनाव में जो भाग लेता है, कौन लेता है, वह जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। और यह राज्यवाद जो है, जैसे जनता के प्रतिनिधि जो है राज्य वाइज जो है, तो मतलब राज्यसभा की सीटें निश्चित की गई हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर। और यह भी, इसका भी आधार जनसंख्या होता है, तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, वहाँ राज्यसभा और लोकसभा की सीटें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो राज्यसभा लोग, जितने भी हम सीट की बात करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं की बात करें, चाहे चाहे आप लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, सीटों का आवंटन जो है वह डायरेक्ट संबंध होता है किसी जनसंख्या के आधार पर। तो राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटें भी ज्यादा होगी। और जिन राज्यों में जनसंख्या कम होगी, वहाँ पे राज्यसभा, विधानसभा की सीटों की संख्या भी कम होती है। ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव जो है उस राज्य के विधायिका के द्वारा किया जाता है, मतलब उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटों को चयन कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो 90 विधायक हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी होती है, 90 है। तो 90 सदस्य क्या करते हैं, वह 5 लोगों का चुनाव करते हैं, और उसको कहाँ भेज देते हैं, राज्यसभा के लिए भेज देते हैं। और ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। फिर चीजें ये, तो प्रत्येक स्टेट वाइज जो है इनकी संख्या निश्चित है, और उस राज्य के एमएलए जो हैं, वो मतलब उस राज्य के विधानसभा के जो एमएलए हैं, और जैसे जैसे उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, जो संविधान के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया गया है, तो और उतने लोगों को क्या करते हैं, वह राज्यसभा के लिए क्या करते हैं, वह चुनकर भेज देते हैं। इसलिए बोला जाता है राज्यसभा किसको प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, यह एक कैसा है, स्थायी सदन है। और इसको हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन है। ये सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं, और उतने ही नए सदस्य जो हैं और चुन लिए जाती है, इसलिए इनकी कंटिन्यूटी जो है वह बने रहती है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्य, या हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्लियर चीजें। ठीक है। राज्यसभा की अवधि हमने देख लिया। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता वैसे ही है, जैसे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, तो देखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होगी, वह क्या होगी, 30 वर्ष होगी। क्या होगी, एज वाइज क्या होगा, उनका उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न होना चाहिए, मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सब क्या है, उसकी योग्यता है, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता है ये। ठीक है।
क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, यहाँ पर 30 वर्ष होना चाहिए। बाकी सारी योग्यता कैसी है, लोकसभा के सदस्य की ही जैसी योग्यता है। ये चीजें ये ठीक। जो निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अभी हमने डिस्कस किया, अप्रत्यक्ष होता है। राज्य की विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्य जो हैं क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। इनका पद कैसे रिक्त हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य अपना पद कैसे रिक्त कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य उसी रीति से अपना पद रिक्त हैं जैसे लोकसभा के सदस्य। जैसे इनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा, या अपना त्याग पत्र की। राज्यसभा के सदस्य जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे, देंगे राज्यसभा के सभापति को देंगे। क्लियर है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। क्लियर चीजें। इसके अलावा अपने पद पर कैसे हट सकते हैं, अपने पद से हटने के इनके जनप्रतिनिधि नियम 1951 के अनुसार। दूसरा, जैसे पद से हट सकते हैं, सेम वही रीति से जैसे लोकसभा के सदस्य हट सकते हैं। जैसे लगातार अगर वह 60 दिनों तक किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं किया है, तो पद को रिक्त कर दिया जाएगा। फिर चीजें ये जो हमने लोकसभा के संदर्भ में देखा, वही जो चीजें हैं यहाँ भी राज्यसभा के सदस्य पे भी लागू होता है। लेकिन हाँ, त्याग पत्र हुआ, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष को देते हैं इस लोकसभा के। और यहाँ पर जो है राज्यसभा के सभापति को यहाँ का त्याग पत्र यहाँ के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बाकी सभी प्रक्रिया वही है जैसे राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य करते हैं। क्लियर चीजें ये। अब क्या है, तो राज्यसभा के जो अधिकारीगण हैं, राज्यसभा के जो अधिकारी हैं, वो भी कितने हैं, दो हैं। यहाँ भी सभापति और उपसभापति का पद होता है। क्या पद होता है राज्यसभा में, सभापति और उपसभापति का पद है। क्या पद है, सभापति और उपसभापति का पद है। सभापति और उपसभापति का पद है। सभापति और उपसभापति का पद है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, सभापति और उपसभापति का पद है। सभापति का पद बना। तो सब जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति। तो सभापति कहलाता है, और सभापति। ठीक है, सभापति का चुनाव नहीं होता, राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं। ठीक है। और ये राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, वही जो है क्या है, राज्यसभा का क्या है, सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। पॉइंट भी नोटेड, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इस पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए चीजों को। राज्यसभा का जो सभापति है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति का चुनाव किया जाता है। के चुनाव किया जाता है, उपसभापति का चुनाव किया जा सकता है। यह चीजें, उपसभापति उपसभापति को अगर पद से हटना है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को देकर पद से हट जाएगा। लेकिन सभापति को अपने पद से हटना है तो त्याग पत्र किसको देगा, यह राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि सभापति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देकर पद से हट सकते हैं, वह सभापति को अपने पद से हट सकते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, या उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है, पद से हट सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उनको फिर योग्यता की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 102 में जो बातें की, यदि भी अयोग्य ठहराया जा सकता है, 60 दिनों तक लगातार अगर वह किसी भी में भाग लेता है, वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, सभापति को उपसभापति, आपको क्लियर हो गया। सभापति और उपसभापति के संदर्भ में, सभापति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं करते हैं। सभापति कौन होता है, वह भारत को उपराष्ट्रपति है।
उपसभापति का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। उपसभापति को हटाने की सेम वही प्रक्रिया है जैसे लोकसभा के सदस्य है और सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाते हैं। यहाँ भी उपसभापति को अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा क्या करेगा, 14 दिन की सिंपल मेजोरिटी से एक बिल प्रस्ताव लाएगा। अगर वह सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाता है, उपसभापति अपने पद से हट सकता है, लेकिन सभापति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा बात इस चीजों को। ठीक है। ठीक है। देखिएगा सभा राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर है राज्यसभा के, तो उसके अंतर्गत देखिएगा आर्टिकल अनुच्छेद 249 और आर्टिकल 352 के संदर्भ में। तो आर्टिकल 249 का क्या संदर्भ है कि 249 बोलता है कि राज्य सूची के किसी विषय को वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल सकता है। फिर वो राज्य सूची के किसी भी विषय को क्या कर सकता है, राज्यसभा के सदस्य 2/3 मेजोरिटी के द्वारा संकल्प पारित कर उसे उसे जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। और उस पर जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा, पार्लियामेंट को मिल जाएगा। जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल रहा है, पार्लियामेंट को मिल जाएगा। क्लियर चीज है ये। तो राष्ट्रीय महत्व राज्यसभा के विषय पर किसी भी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, यह कार्य कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकती है। 2/3 मेजोरिटी से क्या कर सकती है, ऐसा संकल्प पारित कर देती है और तो वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है। ठीक है। क्लियर चीजें ये। ठीक। ये राज्यसभा का क्या है, स्पेशल पावर है। क्या है, ये राज्यसभा का क्या है, स्पेशल पावर है। है। और दूसरा जो आर्टिकल आर्टिकल 312 देखिएगा, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा यह संकल्प पारित कर देता है कि राष्ट्रीय महत्व के किसी समयनी जो संसद विधि द्वारा संघ राज्यों संबंधित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करे। तो कहने का मतलब है, किन्हीं भी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में स्टेब्लिश करने का अधिकार, स्टेब्लिश करने का बिल जो है और या स्टेब्लिश करने का अधिकार जो है वो इनिशिएट कहाँ से होगा, या राज्यसभा से ही होगा। राज्यसभा के सदस्य जो है 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास कर देते हैं कि इस प्रकार की सेवाएं को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में खर्च किया जाए। तो ऐसा बिल या संकल्प जो है राज्यसभा से ही इनिशिएट होगा। फिर वह दूसरे हाउस में जाकर 2/3 मेजोरिटी से पारित हो जाता है। तो क्या बनेगा, वह अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में वो सर्विसेज को स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो स्पेशली पावर जो है राज्यसभा को है। एक बिल है, पहला बिल क्या था, हमने आर्टिकल 249 के संबंध देखा था कि राज्य सूची के किसी विषय को क्या कर सकती है राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी क्या कर सकती है, वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, पार्लियामेंट को मिल जाता है। दूसरा आर्टिकल 352 के तहत किसी भारत के साथ अधीन किसी प्रकार की सेवाओं को क्या कर सकती है, वह अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मर्ज करने का अधिकार से संबंधित जो है इनिशिएशन जो है वो कहाँ से उठेगा, राज्यसभा से उठेगा। और उठाने का तरीका क्या है, 2/3 मेजोरिटी के साथ उठाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन आता है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल याद रखेंगे आप, कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। जबकि उपसभापति का कार्यकाल कब होता है, जब तक वह राज्यसभा का सदस्य रहता है। तो राज्यसभा का सदस्य जब तक बना रहेगा तब तक अपने उपसभापति का पद बना रह सकता है। क्लियर चीज है ये। जब वो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो अपने आप क्या रहेगा, उपसभापति का भी पद नहीं रहेगा। अगर उपसभापति पद से उसे हटाया जाना है तो क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्य उसको 14 दिन की पूर्व सूचना लाकर उसको क्या कर सकते हैं, अपने पद से हटा सकते हैं। क्लियर चीज है ये राज्यसभा के सदस्य को या सभापति को और उपसभापति को के संदर्भ में चीजें होंगी। राज्यसभा का विशेष अधिकार क्या है, आर्टिकल 249 और 312 के संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है।
ये राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में हमने कुछ चीजों को पढ़ा है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स को हम देखते हैं। आर्टिकल 102 क्या बोलता है? लाभ का पद है। लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार, अंतिम निर्णय किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, कोई पद लाभ का पद नहीं है, ये डिसीजन राष्ट्रपति लेगा। ठीक है। और आर्टिकल 103 क्या है? अयोग्यता संबंधी प्रश्न उठता है। अगर संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न हो तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का होगा। ठीक है। लेकिन दल विदल के आधार पर सांसदों की योग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष का होता है और राज्य के सभापति का होता है। इनके निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम में जाया जा सकती है। निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जा सकती अपील की जा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको? देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 के तहत किसको है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। लेकिन किसकी अनुशंसा पर करता है? यह लोकसभा के अध्यक्ष की अनुशंसा अनुशंसा पर कर रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुशंसा पर कर रहा है। आधार क्या होता है? किसी बिल पर अगर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति है तो मतभेद की स्थिति किस पर होगा? केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में, केवल किसका? साधारण विधेयक के संदर्भ में हो सकता है। ये चीजें और विधेयक के संदर्भ में हो सकती है। ये चीजें ये तो साधारण विधेयक के संदर्भ में हो सकता है और वित्त विधेयक के संदर्भ में हो सकता है। मतभेद की, तो अगर मतभेद की स्थिति है तो क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन की सूचना जो है मतभेद के बारे में जानकारी जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत जो है क्या करेगा? वह संयुक्त अधिवेशन को कॉल करता है। ये चीजें ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अभी तक जो है 3 संयुक्त अधिवेशन बैठक प्रथम देखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में जो बिल लाए जाते हैं और वह बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं तो उसको पारित माना। ठीक है। और जब संयुक्त अधिवेशन में शक्तिशाली कौन हो जाता है? लोकसभा हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। और बिल क्या होता है? अगर और यहाँ जो पास करने वाला का प्रक्रिया क्या है? यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, तो सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर दिया जाता है। तेरह चीजें ये। ठीक है। ये संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में हो गया। अब देखिएगा, आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल है। ठीक है। और हम देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये लेखानुदान की बात क्या है? आर्टिकल 116 विनियोग विधेयक पारित होने तक व्यय करने के लिए विधायिका को सरकार के बजट के एक हिस्सा का 1/4 अनुदान देती है। इसे लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट कहता है। वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ये स्पेशली जो है चुनावी सालों में किया जाता है। ठीक है। तो सरकारों को क्या होती है, जब जिस साल चुनाव में आना होता है ना, तो उस साल जो है रियल बजट जो है किया जाता है। ठीक है। वहाँ पे क्या बजट पेश नहीं किया जाता, क्योंकि रियल बजट क्या होता है? वह चुनाव के बाद पेश किया जाता है। तो लगभग जो है उतने, जब तक चुनाव ना हो और अगली सरकार का गठन होने तक के और बजट पारित होने तक के जो है खर्चे की व्यवस्था करने के लिए क्या किया जाता है? यह लेखानुदान किया जाता है। ठीक है। ये कब होता है? यह चुनावी साल, जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उस साल जो है यह लेखानुदान किया जाता है। ये चीजें तो इसको समझ लीजिएगा। वित्त विधेयक आर्टिकल 116, तो अनुसार वित्त विधेयक के तो कोई भी बिल, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसका निर्णय कौन करता है? या स्पीकर करता है। कोई बिल जो है मनी के रूप में या वित्त विधेयक के रूप में, या वित्त बिल के रूप में तो स्पीकर द्वारा तय कर दिया जाता है कि यह वित्त विधेयक है, तो सबसे पहले जो है लोकसभा में आता है और उसके बाद जो है वो कहा जाता है राज्यसभा। यह मनी बिल और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में ही आएगा। के बाद ही किया जाएगा, वह राज्यसभा में जाता है। ये चीजें ये, तो इसको हम देखते हैं।
तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल जो है देखिएगा, बिल बात करते हैं हम, बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो उसे एक एक बिल को हम थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक है, तो बिल कितने प्रकार के हो रहे हैं, तो देखिएगा मेनली जो बिल होते हैं वह जो है चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बिल जो है, कितने प्रकार के हो रहे हैं, वह चार प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन से चार प्रकार के बिल हैं देखिएगा। फिर कानून बनता है ना, तो बिल लाया जाता है सबसे पहले। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो, पहले बिल को समझिए आप, उसके बाद हम कैसे बिल पास होता है उसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो बिल चार प्रकार के होते हैं, जैसे आर्टिकल 110, हम बात करते हैं साधारण बिल। साधारण विधेयक की हम बात करते हैं, क्या हो रहा है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम। तो साधारण बिल जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा में आएगा राज्यसभा में आएगा, दोनों हाउस में पारित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद कहाँ जाता है, वह राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो क्या बन जाता है, वह कानून का रूप ले लेता है। क्लियर है। अगर बिल मान लीजिए लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में आता है, राज्यसभा भी उसे पारित कर देता है और राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, यह कानून बन जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई बिल लोकसभा में आया है और लोकसभा में क्या हो जाता है, पास्ड कर दिया जाता है और कहाँ जाता है, राज्यसभा में आ जाता है। राज्यसभा उस पर तीन काम कर सकती है, अगर वो पास कर देती है तो पास माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और सिग्नेचर से कानून बन जाएगा। और क्या कर सकती है, वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकती है। ठीक है, और पुनर्विचार करने के बाद फिर से यहाँ पे चला जाता है, अगर राज्यसभा सहमत है तो पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तीसरा है, ना तो वह पास करती है ना पुनर्विचार करती है, और अपने पास क्या, एक हाउस क्या अपने पास उसको रख लेती है, तो यह समझा जाएगा कि अगर वो 6 महीना तक अपने पास रख लेती है, तो यह समझा जाता है कि क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस संदर्भ में क्या होगा, की सूचना किसको देगा, स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति इस संदर्भ में क्या करेगा, वह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किसका संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, वह पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। चीजें, ये पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस बिल को जो है संयुक्त अधिवेशन में रखा जाता है, और संयुक्त अधिवेशन में वह बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पारित कर दिया जाता है, तो वह बिल पास माना जाता है। ठीक है, फिर चीजें, ये चीजें किसके संदर्भ में है, साधारण विधेयक के संदर्भ में है। तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, एक सदन में लाया जाता है, दूसरा सदन उसको अगर पास कर लिया जाता है तो पास माना जाता है, अगर नहीं आता पुनर्संशोधन करने के लिए सिफारिश कर दे सकता है, अपना सजेशन दे सकता है, हाउस में चला गया, सजेशन मान लेता है, तो वह राष्ट्रपति के पास चला गया, पारित हो गया। तो एक हाउस ना तो उसको सदन की सिफारिश करता है, ना ही उसको पास करता है, और अपने पास रख कर लेता है, और रखने के अलावा रख लेता है, अगर और वह 6 महीना का समय बीत जाता है, तो इसकी सूचना जो है स्पीकर किसको देगा, राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति जो है इसी स्थिति में क्या करता है, वो संयुक्त बैठक को बुलाने का संदेश भेजता है, और आर्टिकल 108 के तहत क्या हो जाता है, संयुक्त अधिवेशन बैठता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन में वो बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो पारित माना जाता है। क्लियर है। भारत के इतिहास में अभी तक 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था हुई है। क्लियर चीज है ये। दूसरा जो है धन विधेयक के संदर्भ में देख रहे हैं, वे बिल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अधीन है प्रावधानों को, तो कोई वित्त विधेयक, देखिए अब धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको देखिएगा।
इसको देखिएगा, हम बिल को देख रहे थे तो हम बिल के संदर्भ में देखे हैं। तो पहले हम साधारण विधेयक देखे। साधारण विधेयक के संदर्भ बिल कितने प्रकार के हो रहे हैं? बिल 3 प्रकार के हो रहे हैं। पहला हमने बिल देखा साधारण विधेयक, ठीक है। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या देखा हम? साधारण विधेयक को देखा, कोई दोनों सदनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। चीजें एक सदन लाता है और दूसरा सदन क्या कर सकता है, पारित कर देता है तो पारित माना जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। संशोधन की सिफारिश कर सकता है। और तीसरा क्या करता है, ना तो पारित करता है ना संशोधन की सिफारिश करता, अपने पास रोक कर रख लिया जाता है। पर 6 महीने का समय मिल जाता है तो समझ जाएगा कि दोनों खुद हो गया है। और इस सूचना पर जो है राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति 108 के तहत क्या कर सकता है, वो संयुक्त अधिवेशन को रिकॉल कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन आएगा, 108 के तहत क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बैठेगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का करता है। और यहाँ पर बिल जो है वो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा, राष्ट्रपति हो जाता है कानून में। तेरह चीजें तो साधारण विधेयक के संदर्भ में हो गया। दूसरा जो है मनी बिल के संदर्भ में है। तो कोई देखिए मनी बिल के संदर्भ में बोलते हैं, देखिएगा ये फाइनेंस बिल होता है, ये मनी बिल। फाइनेंस बिल है और ये क्या है? मनी बिल है। तो प्रत्येक मनी बिल क्या है, वो फाइनेंस है। ये सभी फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं होते। कोई फाइनेंस बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, यह अंतिम निर्णय कौन कर लेता है? यह स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। क्लियर है? तो कौन बिल मनी है? कर लगाना अथवा कर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, संचित निधि से किसी व्यय को निकालना या संचित व्यय को डालना, और सरकार द्वारा ऋण या उधार लेना, आकस्मिक निधि लोक निधि को लगाना और जमा करना, इस संबंधित सभी जो प्रावधान है किसी धन विधेयक के संदर्भ में है, का अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई वित्त विधेयक, धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है। ठीक है। लोकसभा और एक बार जो है धन विधेयक पॉइंट आउट हो जाता है तो यह केवल लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। फिर प्रस्तुति करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, आर्टिकल 108 का प्रावधान नहीं है। ठीक है। और राज्यसभा में अधिकार जो है केवल 14 दिन तक रोक सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। राज्य मतलब कोई बिल अगर मान लीजिए राज्यसभा में जाता है मनी संदर्भ में, तो वो क्या कर सकता है, पारित कर देता है तो पारित माना जाएगा। दूसरा पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। उस पुनर्विचार करने को वो लोकसभा स्वतंत्र है। लोकसभा चाहेगी तो उस पर पुनर्विचार करेगी, और नहीं करती है तो ऐसे ही क्या करेगा, वह राष्ट्रपति को भेज देगा, वह पारित माना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मनी बिल जो है वो कहाँ आता है, मनी बिल जो है राज्यसभा में आता है और राज्यसभा ने उसको पारित करता है, न पुनर्विचार के लिए करता है, और 14 दिन का समय बीत जाता है, तो पारित माना जाएगा, उसके क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। और वह कानून बन जाता है। मतलब मनी बिल के संदर्भ में किया, मतलब मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा को केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार, उससे ज्यादा दिन के लिए वह नहीं रोक सकता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। ठीक है। दूसरा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है, तभी मनी बिल वित्त विधेयक होता है। मनी बिल देखे हैं और फाइनेंस बिल, है ना? तो ये स्पीकर ही तय करता है ना। अगर किसी फाइनेंस बिल को स्पीकर तय कर देता है तो मनी बिल है, तो आर्टिकल 110 के तहत वो मनी बिल में चला जाता है। ये तो सभी बिल क्या हो जाते हैं, वो फाइनेंस बिल हो जाते हैं। ठीक है। तो फाइनेंस बिल, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से क्या किया जाता है, इसको प्रस्तुति किया जाता है। यह भी कहाँ आता है? सबसे पहले लोकसभा में आता है। और बाकी उसके सब पास होने की प्रक्रिया वही है जैसे कैसा है, साधारण विधेयक का है। बाकी पास होने की सभी वही प्रक्रिया है जैसे साधारण विधेयक के संदर्भ में होती है। मनी बिल, फाइनेंस बिल और साधारण विधेयक में अंतर केवल है कि वो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते मनी बिल वित्त विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। बाकी सभी प्रक्रियाएं वही हैं, वैसी हैं जैसे साधारण, मतलब जैसे साधारण विधेयक के संदर्भ में है। ठीक है। तीसरा जो विधेयक है वह क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है उसकी प्रकृति के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सा? साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, दूसरा दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन, और तीसरा दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं की साधारण बहुमत से उसमें अनुमति। क्लियर चीजें? तो संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में कोई भी प्रकार का हो, दोनों हाउस से अगर वह साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करने का विषय हो, या दो तिहाई बहुमत से विषय हो, या दो तिहाई प्लस आधे से अधिक राज्यों की बहुमत है, दोनों हाउस में से इसको पारित होना आवश्यक है। अगर किसी हाउस में भी यह रुक जाता है तो प्रक्रिया क्या होती है, वहीं समाप्त हो जाती है। क्लियर चीजें ये? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वह क्या होते हैं, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, और दोनों सदनों में से उसको पारित होना जरूरी है। जिस प्रकार का संशोधन है, अगर वह साधारण बहुमत का है तो दोनों सदनों में से उसे साधारण बहुमत से पारित होना होगा। अगर दो दो तिहाई बहुमत का है, मतलब विशेष बहुमत का है, तो दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पारित होगा। अगर दो तिहाई बहुमत मतलब और प्लस आधे से अधिक राज्यों वाला बिल है, तो तो इसमें भी दो तिहाई बहुमत से यह दोनों सदनों में पारित होता है। दोनों हाउस से पारित होने के बाद ही संविधान में संशोधन माना जाएगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। पॉइंट बी नोटेड। पॉइंट नोट कर लीजिएगा चीजों को, ठीक है? तो हमने देखा क्या विधेयक कितने प्रकार के हो रहे हैं, विधेयक जो है वह कितने प्रकार के हो रहे हैं, विधेयक जो है वह चार प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन से विधेयक चार प्रकार के, कौन कौन से हो रहे हैं विधेयक? तो चार प्रकार से कौन कौन विधेयक होते हैं? तो कौन कौन से विधेयक होते हैं? पहला साधारण विधेयक है, दूसरा वित्त विधेयक है, तीसरा धन विधेयक है, और चौथा क्या है, संविधान संशोधन विधेयक है। वित्त विधेयक और जो है और जो है धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ आएंगे? लोकसभा में आएंगे। ठीक है, धन विधेयक थोड़ा सा डिफरेंट है वित्त विधेयक से, क्योंकि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर धन विधेयक के रूप में कर देता है तो उसकी विशेष प्रक्रिया लग जाती है। उस समय समस्त अधिकार जो है किसको मिल जाते हैं? समस्त अधिकार जो है वह लोकसभा को मिल जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए इस बिल को रोक सकता है। ये चीजें, ये 14 दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकता। वित्त विधेयक में बस प्रपास में मतलब पहले प्रस्तुत होने वाली प्रक्रिया केवल लोकसभा में होगी, बाकी सभी वो साधारण विधेयक की तरह व्यवहार करता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों हाउस में से पारित होने के बाद ही वह संविधान में संशोधन माना जाए। किसी एक हाउस में भी अगर रुक जाता है तो वह विधेयक जो है वहीं समाप्त हो जाता है, या स्टैंड मोड में चला जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है तीन प्रकार के होते हैं प्रकृति में आधार पे: सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन, दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन, दो तिहाई बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का उस पर समर्थन। इस संदर्भ में बिल हो गया। तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के बिल होते हैं। क्लियर चीजें ये? ठीक है। अब संसद के कुछ हम चीजों को देख रहे हैं, तो देखिएगा अब चीजें हम बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात, संसदीय टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्रश्नकाल है। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या होता है? प्रथम तो प्रतिदिन के बैठक का पहला जो आवर होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें विधायिका जो है वो कार्यपालिका से क्या करती है? प्रश्न उत्तर करती है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है वह विधायिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का प्रयास करती है। किसके माध्यम से प्रयास करती है? प्रश्न पूछ कर क्या करती है विधायिका जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। क्लियर चीज है ये? तो प्रश्न पूछती है। तो प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति के आधार पर जो है प्रश्न काल में कितने होते हैं? तारांकित प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और जो है और अल्प सूचना प्रश्न। कितना होता है? अल्प सूचना प्रश्न। क्लियर है चीजें? तो प्रश्न काल में क्या किया जाता है? विधायिका द्वारा कार्यपालिका से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछकर क्या करती है विधायिका? जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती है। तो प्रश्नों के पूछने की प्रकृति के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के हो रहे हैं? तीन प्रकार के होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, और अतारांकित प्रश्न, और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? या स्टार लगाकर विधायक, कोई भी सांसद सदस्य जो है स्टार लगाकर पूछता है, या मौखिक, ये प्रश्न का उत्तर जो है वो मौखिक रूप से चाहता है। ठीक है, तो 10 दिन के पूर्व
में पूछा गया हो, लेकिन उस और पूछे हुए 21 दिन ना हुआ हो, ठीक है। और 10 दिन से 21 के दिन के बीच में जब प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर दिया जाता है। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी सांसद सदस्य को की कार्यपालिका या किसी मंत्री से या सरकार से किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वह मतलब उस क्वेश्चन पर स्टार लगाकर क्या देगा, वह सदन को दे देगा। जिस सदन का अगर वह सांसद सदस्य सदस्य होता है, तो सदन क्या कर लेता है, सदन का अध्यक्ष जो है संबंधित मंत्री संसद सदस्य जो है इस प्रश्न पूछने का एक नियत दिन तय कर देता है, नियत दिन तय कर लेता है। अगर वह नियत दिन पर अगर वह संबंधित मंत्री जो है वो क्या करता है, प्रश्न देने के लिए सक्षम होता है तो प्रश्न का उत्तर देता है। ये जो सक्षम मंत्री जिस दिन तय कर लेता है उस दिन क्या होता है, यह उस पर अपना उत्तर जो है मौखिक रूप से अ, देता है, ठीक है। तो ये 10 दिन के पूर्व पूछा गया हो लेकिन पूछे हुए से 21 दिन ना हो, मतलब 10 दिन से 21 दिन के बीच में अगर वह उत्तर चाहता है तो यह उत्तर उसको मिल जाता है। यह उत्तर जो है संबंधित मंत्री जो है कैसे करता है, उस प्रश्न पर मौखिक रूप से देता है, सभी सदन में खड़े होकर सभी सदन को एक साथ मौखिक रूप से इसका आंसर देता है। और मौखिक रूप से आंसर जाता है तो संबंधित जो सदस्य है जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पे प्रश्न से रिलेटेड जो है अन्य प्रश्न भी इसमें पूछ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न। इसमें लिखित जवाब चाहा जाता है। इसमें विधायिका जो है वह कार्यपालिका से रिटर्न में चाहता है, और इसमें क्या होता है, रिटर्न में वह का उत्तर देता है। रिटर्न में क्या करता है, उसका उत्तर सदन को दे देता है। संबंधित जो सदस्य पूछा है उसका एक रिटर्न आंसर तैयार कर को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो हम बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन या अतारांकित प्रश्न। तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। अगर किसी विधायिका जो है किसी अ, अति महत्वपूर्ण विषय है उसमें ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रश्नों पर क्या करता है, वो शॉर्ट नोटिस का टैग लगाकर वह जो है हाउस को दे देता है। और हाउस में जो है का जो अध्यक्ष है वो उत्तर प्रश्न जो है किसको, संबंधित मंत्री जिस मंत्री से रिलेटेड होता है उस मंत्री या विभाग को दे देता है। उस विभाग जिसके अंडर मंत्री है वो मंत्री जो है पर क्या करता है, उत्तर देता है। इसमें बहुत कम समय में, अगर 10 दिन से कम समय के लिए 10 दिन के भीतर अगर किसी का जवाब जाना है और अति महत्वपूर्ण पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय है जिस पर अति विलंब नहीं किया जा सकता, तो संबंधित सदस्य जो है शॉर्ट नोटिस का टैग लगाकर वह कार्यपालिका से प्रश्न पूछता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। क्लियर चीज है ये। एक प्रश्न काल हो गया। प्रश्न काल में क्या करते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तीसरा जो है शून्यकाल। संसद के प्रतिदिन में कार्यवाही के ठीक 12 बजे को शून्यकाल, की मीडिया के द्वारा दिया गया टर्म है, ठीक है। और तो 12 बजे को क्या कहा जाता है, शून्यकाल का समय किया जाता है। किसी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है, अविलंबीय महत्व के मामले को उठाया जा सकता है। ये शून्यकाल जो है यह पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी नहीं है, यह मीडिया के द्वारा दिया गया क्या है, यह टर्म है। सामान्यतः 12 बजे को जो है वह शून्यकाल का समय कहा जाता है, ठीक है। है? तो कुछ और टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। जैसे होता है जैसे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसको देखते हैं। किसी संसद द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाई जाती है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वाद विवाद को रोककर मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। तो पहला साधारण कटौती। यह प्रस्ताव वो होता है जिसमें किसी भी सदस्य की ओर से लाया जाता है जिसके मामले में पर्याप्त चर्चा की जो की हो, अभी से मतदान के लिए रखा जाता है। घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन। जब किसी विधेयक या संकल्प में किसी भाग पर चर्चा नहीं की जाती, उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है जिसे हम गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। तो कटौती प्रस्ताव का पास होना अल्पमत सरकार का मतलब कहने को कट मोशन क्या होता है, जब कोई संसद सदस्य किसी अनुदान की मांग की राशि में कम करके 1 रुपया का प्रस्ताव करता है, मतलब ये अनावश्यक खर्चों पर विधायिका जो है कार्यपालिका के अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कटौती प्रस्ताव रहती है।
ठीक है। ये नीतिगत संबंधी कटौती है, मतलब इसको ध्यान दिखाती है कार्यपालिका को, या ध्यान दिलाती है कि वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखा जाए। ठीक है, तो सांकेतिक रूप से 1 रुपया का कट किया जाता है। और जो इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब होता है एक निश्चित धनराशि की कमी की जाती है। सांकेतिक अनुदान मांगे मात्र 100 रुपया कम करके उसको सांकेतिक कट मोशन किया जाता है। क्लियर चीजें ये कुछ है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो मंत्रिमंडल, तो अविश्वास प्रस्ताव को समझिए, कुछ सरकार टर्मिनोलॉजी है ये। अविश्वास प्रस्ताव है। तो कहने का मतलब है लोकसभा, कार्यपालिका जो है क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुआ है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक क्या है, सरकार बनी रहती है। जिस दिन लोकसभा में लगता है कि बहुमत नहीं है तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर हो जाएगी। तो किसी भी सरकार के बहुमत को सिद्ध करवाने के लिए विपक्ष द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बर्खास्त हो जाती है, वह सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट भी क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव होता है। तो कोई भी सरकार जो है जब तक उसको सदन में बहुमत मिला रहता है तब तक उसकी सरकार बनी रहती है। और यही जो है वो क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंस मोशन कहलाता है। और कॉन्फिडेंस मोशन का उल्टा क्या हो गया? नॉन कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है सदन में पारित हो जाता है, मतलब है कि सदन का विश्वास जो है मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका खो चुका है, और वह जो है मंत्रिमंडल जो है वो क्या हो जाएगा? वो सस्पेंड हो जाएगा, मतलब सरकार गिर जाती है। क्लियर चीजें, इसको हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और विश्वास प्रस्ताव दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। क्लियर चीजें अपोजिट है। तो सरकार के द्वारा क्या लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर क्लियर चीजें, सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो विपक्ष के द्वारा क्या लिया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अगर मान लिया विश्वास प्रस्ताव लाया गया, अगर विश्वास प्रस्ताव खारिज होता है, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया सदन में, आने का मतलब है सरकार को विश्वास प्राप्त हो गया है और सरकार बनी रहती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समझा जाता है कि सरकारें गिर गई हैं। क्लियर चीजें ये, ठीक है। इस प्रकार होता है सेंसोर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है विधायिका के द्वारा, किसी भी सांसद सदस्य के द्वारा कार्यपालिका, मतलब किसी भी मंत्री या मंत्री परिषद या सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संबंधित मंत्री या मंत्रिमंडल जो है वह बर्खास्त हो जाएगी। संबंधित मंत्री या मंत्रिमंडल का बर्खास्त हो जाएगा। क्लियर कीजिए ये, ठीक। फिर क्या है देखिएगा, टर्मिनोलॉजी में तो एक दूसरे में देखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया, ठीक है। धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। और नियम 377 क्या होता है? पार्लियामेंट का जो नियम 377 है उसको देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। पार्लियामेंट का जो नियम 377 है उसके अंतर्गत क्या तो लिखिएगा, देखिएगा। लोकसभा के नियम 377 के अंतर्गत सदस्य ऐसे मामले उठा सकता है जो हाल ही में किसी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के माध्यम से न उठाए गए हों। यह मामला व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते, अल्प सूचना प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि संबंधित नियमों के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते हैं। वैसे प्रश्नों को हम 377 के अधीन उठा सकते हैं। क्लियर चीजें, ऐसे प्रश्नों, इसको हम क्या कहते हैं? नियम 377 के नाम से उठाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रस्ताव क्या होता है बताइए? सदन में लोक महत्व के विभिन्न मामले में अनेक निर्णय आते हैं और उन पर अपना विचार व्यक्त करता है। लोकसभा की सदस्यता अधिक होने के कारण सदन की राय इच्छा जानना बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः सदन के किसी एक सदस्य के द्वारा अगर कोई सुझाव सदन में रखा जाता है तथा सदन यदि उसे स्वीकृत कर देती है, वह सदन की राय बन जाती है।
ठीक है। तो लोक महत्व का कोई मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। तो प्रस्ताव होते हैं, मूल प्रस्ताव होता है, एक विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है, निंदा प्रस्ताव होता है, जिसको हमने अभी जिक्र किया। बिल कितने प्रकार के होते हैं? बिल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी बिल होता है, बिल विधेयक। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, देखिए टर्मिनोलॉजी हो ये, और दूसरा क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक होता है। बिल दो प्रकार के हो रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। तो जो बिल जो है सरकार के द्वारा, मतलब जो बिल जो है कार्यपालिका के द्वारा लाए जा रहे हैं, मतलब किसी मंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाता है, मंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाता है, या सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, ऐसे बिल को हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो बिल जो है सरकार के विपरीत किसी भी सांसद सदस्य के द्वारा होता है, जो सरकार की हिस्सा नहीं है, किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा जो बिल लाया जा रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ये चीज उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार आचार संहिता देखिएगा, अनुच्छेद 102, ये यदि कोई संसद केंद्र और राज्य सार्वजनिक उपक्रम के तहत लाभ का पद ग्रहण करे तो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, अयोग्यता निर्धारित हो जाएगा। सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के कार्य में भाग ले तो अयोग्य हो जाएगा। देश की नागरिकता छोड़ने पर यह हो जाएगा। अनुच्छेद 103 क्या कहता है, कोई लाभ का पद है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा। अगर संसद के एक समय में दोनों सदनों की सदस्यता ग्रहण करता है तो सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसके नियम कंडीशन। ठीक है। यदि कोई संसद सदस्य दलीय आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनीत होने के किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशी विजित होने के 6 महीने के अंदर किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य सदन की अवमानना अथवा अनुशासन भंग करने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी। तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 संसद सदस्यों की या डिस्क्वा तो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि संसद सदस्य कैसे अयोग्य हो जाएंगे, उसकी बात करता है ये। ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 को देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक सजा हो चुकी है, 2 या 2 से अधिक साल, या तो अब तो आज तो है, किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की सजा हो गई है तो क्या होगा, चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। क्लियर है। अब एक नया सम आता है, जैसे पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कमेटियां, पार्लियामेंट्री समितियां। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होते हैं, तो पार्लियामेंट्री समिति को समझने के लिए समझते हैं क्या होता है। विधायिका के ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, कुछ कार्य जो हैं वो समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या किया जाती है, समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है। तो समितियां के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारे कार्य चलाए जाते हैं, तो उसको हम पार्लियामेंट्री समिति कहते हैं। और ये पार्लियामेंट्री समिति क्या होती है, तो देखिएगा, संसदीय समितियां संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कि सरकार ही क्या करती है, हमको पता, विधायिका ही नीतियों का निर्धारण करती है, विधि का निर्माण करती है, प्रशासन और निगरानी रखती है। परंतु आधुनिक राज्य व्यवस्था में संसद के कार्यों का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है, और इतना ज्यादा विस्तृत कार्य हो गया है कि सभी विषयों पर उसका ध्यान देना और उसको सभा में रखना, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समितियों के माध्यम से कराए जाते हैं, और उसको डायरेक्ट सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और पारित करके बना दिया जाता है, कार्य को पारित कर दिया जाता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री समितियों का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वह डायरेक्ट सुपरविजन में किसके रहती है, वह लोकसभा के अध्यक्ष में होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है का गठन करने का अधिकार किसको होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों ही हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउस के मेंबर हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, यह निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन इसका अध्यक्ष होगा।
ये चीजें। तो पार्लियामेंट्री का अध्यक्ष का डिसीजन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री समिति जो है यह संसद और लोगों के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है। पार्लियामेंट्री समिति जो है मुख्य रूप से जो है दो प्रकार की होती है। जो पार्लियामेंट्री समिति है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो रहा है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक जो होता है स्टैंडिंग कमेटी, हम बोलते हैं स्थायी समिति। क्या बोलते हैं हम इसको? स्थायी समिति। क्या कह रहे हैं? एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी होती है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं एडहॉक, तदर्थ तदर्थ समिति। जो स्थायी समिति होती है वह 1 साल के लिए बनाई जाती है, जबकि एडहॉक समिति जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे इसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है तो क्या कब कर जाती है? समाप्त की जाती है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है तो उसका प्रयोजन तो समितियां क्या होती है? सस्पेंड कर दी जाती हैं। क्लियर चीज है ये। तो समितियां कितने प्रकार की हो रही हैं? दो प्रकार की हो रही हैं, स्थायी और तदर्थ। ठीक है। समितियों के क्या कार्य हैं? समितियां क्या कार्य करती हैं? बहुत सारी विधायिका के कार्यों को क्या करती हैं? बर्डन को कम करने का कार्य करती हैं। इस समिति को बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। समिति के सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। समिति के अध्यक्ष को बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी समितियां जो हैं है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति की बात करते हैं। ठीक है। तो स्थायी स्थायी समिति में दोनों सदनों के सदस्य इसमें सदस्य हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी स्थायी समिति हैं। तो मुख्य रूप से जो है हम 3 स्थायी समिति की बात करते हैं। एक होता है आपका लोक लेखा समिति, होता है प्राक्कलन समिति होता है, और सरकारी उपक्रम समिति। ऐसे बहुत सी स्थायी समितियां होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है? 3 स्थायी समितियां हैं। ठीक है। तो अब स्थायी समितियों में दोनों ही हाउस के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के होते हैं। और एडहॉक समिति में भी ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के हो सकते हैं, लेकिन उनका विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे प्राक्कलन समिति की बात करते हैं। ठीक है। तो प्राक्कलन समिति क्या है? स्थायी समिति है। ठीक है। अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति देखिएगा, यह लोकसभा की समिति, पूर्ण तौर पर लोकसभा की समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है, और इसमें सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। केवल ओनली लोकसभा मेंबर, ओनली किसका होता है? लोकसभा का होता है। याद रखिए, पॉइंट बी नोटेड। ठीक है। क्लियर चीजें, राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। इसकी भूमिका सरकार के बजट के माध्यम से विभिन्न अनुदान मांगों की चर्चा करना है। बजट के मामलों में क्या करती है सरकार? के बजट के अनुदान मांगों की क्या करती है? विभिन्न मांगों पर क्या करती है? चर्चा करती है। ठीक है। संगठन में कुशलता और प्रशासन के कार्यों को सुझाव देती है। आर्थिक नीतियों की मितव्ययता के संबंध का सुझाव देती है। क्लियर चीजें इसमें। और सभी सदस्य कौन होता है इसमें? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में देखें, इनका कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष क्या होता है? कोई भी हो सकता है इसमें, देखिएगा। सदस्य क्या है? 22 से होते हैं। ठीक है। सदस्य क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है स्पीकर तय करता है। अध्यक्ष कौन करता है? स्पीकर तय करता है अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर। लोक लेखा समिति क्या करता है? सीएजी की रिपोर्ट की छानबीन करता है और संसद को रिपोर्ट देता है, कोई भी मंत्री। ठीक है। और क्या करता है? ये प्राक्कलन समिति की इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है। लोक लेखा समिति क्या है? इसे ये देखिएगा, ये इसको क्या कहा जाए? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है लोक लेखा समिति को, क्योंकि इसका कार्य भूमिका एक दूसरे की पूरक होती है। ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 प्लस 7, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है। फिर उपक्रम समिति, इसका भी देखिए कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। 15 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। यह कार्यकाल करती है, सार्वजनिक सरकारों उपक्रमों में प्रतिवेदनों की रिपोर्ट की जांच करती है और संसद में उसको बताती है। ठीक है। तो जितने भी समितियां हैं, चाहे वो स्थायी समितियों हो चाहे अस्थायी समिति, सभी रिपोर्ट किसको देती है? पार्लियामेंट में देती है। पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को रखा जाता है। क्लियर चीज है ये। तो हम ऐसी समितियां होती हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार की भी समितियां हैं, जैसे छानबीन समिति है,
ठीक है। आवास समिति है, वेतन समिति है, भत्ते संबंधी समिति है, नियम समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, ऐसे बहुत सारी समिति पार्लियामेंट में बनाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से तीन समितियां, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और जो लोक लेखा समिति। क्लियर चीज है ये? ठीक है। देखिए देखिए, अगर टर्मिनोलॉजी है इसको देख लीजिएगा, अनुच्छेद 266 का 267, तो इसमें तो समितियों के माध्यम से आपने समझा। तो समितियां क्या हो रही हैं, समितियों का गठन कैसे किया जाता है, समितियां जो है किसके सुपरविजन में होती हैं, समितियां जो हैं वो किसके सुपरविजन में हो रही हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सुपरविजन होती है। एक समय है, एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था इस टर्मिनोलॉजी को, उसका नाम है गिलोटिन। तो गिलोटिन किसे कहते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा, गिलोटिन जो है क्या कहलाती है, गिलोटिन क्या है, देखिएगा थोड़ा सा। तो सुनिएगा, समय की कमी के कारण लोकसभा द्वारा बिना चर्चा के अनेक मंत्रालयों के अनुदानों को पारित कर देना गिलोटिन का प्रयोग करता है। गिलोटिन पूरे प्रभाव को कम करने की, ठीक है। समय की कमी के कारण लोकसभा द्वारा बिना चर्चा के अनेक मंत्रालय के जो अनुदान मांगों को पारित कर देना क्या कहलाता है, गिलोटिन कहलाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। ये देखिएगा, एप्रोप्रिएशन बिल किसे कहते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी है। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, जब विधेयक किसी माध्यम से सरकार संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्राप्त करता है। इस विधेयक के माध्यम से क्या करता है, सरकार संचित निधि से धन निकालने की अनुमति चाहता है। यह धन विधेयक ही होता है। धन विधेयक पर विचार विमर्श केवल उन्हीं मदों पर सीमित होता है जिनमें अनुदान मांग विचार विमर्श में शामिल न हो। तो विनियोग बिल, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन बिल। तो संविधान के अनुसार जब संचित निधि से कोई धन बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाला जाता, तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की जो अनुमति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ठीक है, उसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कानून का निर्माण कैसे होता है। तो आपको मालूम है कि कानून का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल। कोई भी बिल लाया जाता है। बिल कितने प्रकार के होते हैं, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। बिल जो है साधारण विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक है। तो हम यहाँ पर जो है कोई भी अगर बिल कानून बनता है तो हम साधारण विधेयक के संदर्भ में इसको, तो कोई बिल जैसे साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, ये दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या देखा आपने, हमें आपको बताया साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या देखा आपने, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये मान लीजिए लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। यहाँ पे लाया, यहाँ से पारित हो जाता है, मान लीजिए बिल लाया गया और यहाँ से पारित होने के बाद यहाँ राज्यसभा में गया। राज्यसभा क्या कर सकता है, तीन काम कर सकता है। अगर ये इसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति के साथ क्या हो जाएगा, ये साइन से एक्ट बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। फिर पुनर्विचार करके फिर सदन में आता है और पास कर दिया जाता है तो पारित और राष्ट्रपति के सिग्नेचर बन गया कानून। तीसरा जो है, यह तो न तो पास करता है न पुनर्विचार के लिए लौटाता है और 6 मंथ तक अपने पास रख लेता है, तो इसमें गतिरोध की स्थिति मानी जाती है। और क्या आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, यह संयुक्त अधिवेशन की बैठक बैठती है, संयुक्त अधिवेशन बैठेगा यहाँ पर और संयुक्त अधिवेशन वाला काम करेगा। क्लियर, ये सब चीजें आपने समझा है। तो कैसी कोई बिल को स्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं, कोई भी बिल साधारण विधेयक जो है संसद में निम्न चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वाचन कहा जाता है। क्या कहता है, वाचन कहा जाता है। प्रत्येक साधारण विधेयक विधेयक अ, स्थान पाने से पूर्व निम्नलिखित प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो पहला हम बोलते हैं प्रथम वाचन। साधारण विधेयक प्राय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह विधेयक मंत्री सदस्य किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। जब सब
जब सदन का कोई सदस्य में एक विधेयक प्रस्तुत करता है तो उससे पहले सदन को उसकी सूचना देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता उस विधेयक का शीर्षक और उसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक का किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं होती। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होने की प्रक्रिया जो है, वो क्या कहलाती है? फर्स्ट फेज कहलाती है, प्रथम वाचन कहलाती है। तो मतलब किसी विधेयक को, किसी प्रस्ताव को राजपत्र में प्रकाशित होने की प्रथम जो है पाठन जो है, प्रथम चरण जो है, वो क्या कहलाती है? वो प्रथम वाचन कहलाती है। ठीक है? मतलब किसी विधेयक को जब सदन में पेश किया जाए तो यह विधेयक जो है प्रथम वाचन कहलाता है। क्लियर चीज है ये। और इस अवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती है कि केवल विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर विरोध होता है तो संसद विधेयक क्षमता से बाहर पीठासीन अधिकारी पूर्ण चर्चा की अनुमति देता है। इस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद क्या होता है? विधेयक जो है वो मतलब चर्चा हो के पास हो जाता है, मतलब वहां पे इस्टेब्लिश हो जाता है। अब फिर उस बिल को क्या करते हैं? राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। फिर कहाँ आ जाता है? वो द्वितीय चरण में आता है। क्या? द्वितीय पाठन में आता है। इस चरण में विधेयक को न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक में प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण में जो है 3 उपचरण होते हैं। साधारण बहस की व्यवस्था होती है, विधेयकों पर क्या होता है? बहस की व्यवस्था होती है। ठीक है? इस पर चर्चा, तुरंत चर्चा करना होता है, उसके लिए अन्य तिथि का निर्धारण किया जाता है। सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाता है। उसे जनता के विचार के जाने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति उस सदन के सदस्य होती है जहाँ विधेयक लाया गया हो, और संयुक्त समिति में दोनों के सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है? तो ये समिति स्तर पर क्या होती है? इसकी जांच पड़ताल होती है। समिति स्तर पर इसकी चर्चा होती है। ठीक है? इस विधेयक में न केवल क्लियर चीजें, पहला। दूसरा, दूसरा क्या चीज है? समिति अवस्था सामान्यतः विधेयक को सदन में एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है और समिति विचार पूर्वक विषय को खंडवार क्या करती है? पर विषय पर विचार करती है, और विचार करने के बाद क्या करती है? वह विधेयक को सदन को सौंप देती है। विचार, तीसरा विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक पारित होने के बाद सदन के द्वारा जाता है और समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है और मतदान होता है। इस अवस्था में सदन संशोधन भी प्रस्तुत कर सकती है। यदि संशोधन स्वीकार कर ली जाती है तो विधेयक का हिस्सा बन जाती है। तृतीय वाचन, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। तो इस सदन में रख दिया जाता है, उस पर मतदान प्रक्रिया चलता है। अगर वो मतदान प्रक्रिया में पारित हो जाता है तो वो जो है दूसरे सदन में चला जाता है। ठीक है? एक सदन से पारित होने के बाद क्या हो गया? पहला चरण क्या होता है? बिल का इस्टेब्लिशमेंट होना। दूसरा चरण क्या होता है? बिल के सभी तत्वों का पहचान करना, उस पर डिस्कशन करना। ठीक है? और समिति स्तर पर वार्ता होती है, और समिति स्तर पर वार्ता होने के बाद क्या होता है? सदन में उसको रखा जाता है। तृतीय फेज में क्या होता है? उस पर चर्चा होता है, डिस्कशन होता है और मतदान होता है। ये तीसरा वाचन हो गया। ठीक है? और तीसरा वाचन के बाद कहाँ कहाँ आ जाता है? पारित हो जाने के बाद कहाँ आ जाता है? वो दूसरे सदन में आ जाता है। ठीक है? दूसरे सदन में जब आ जाता है तो दूसरे सदन में क्या होता है? यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज देता है बिना संशोधन के। यह विधेयक संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को भेज सकता है। यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। तो प्रथम सदन, दूसरा सदन क्या कर सकता है? तो जो प्रथम सदन ने उस विधेयक को भेजा है, वो क्या कर सकता है? वह उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। वह उसमें संशोधन की सिफारिश करके प्रथम सदन को पुनः विचार विचार से तो भेज सकता है। वह सदन को, वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। वो विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर देता है। उसको क्या सब मानेंगे हम? गतिरोध की स्थिति क्या हो गई है? उत्पन्न हो गई है। फिर वो संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। क्लियर चीज़ है, वो संयुक्त अधिवेशन का पार्ट बन जाता है वो। ये संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है तो कानून बन जाता है। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन
जो है उसको हम देखते हैं। तो बिल इस्टेब्लिश प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन क्या हो रहा है यह उसके संदर्भ में देखा आपने। तो बिल का इस्टेब्लिश होना, बिल पर चर्चा होना, समिति स्तर पर उसका जांच पहचान पड़ताल होना, फिर सदन में मतदान के लिए रखा जाना। तो सदन में जो मतदान के लिए रखा जाता है वो क्या होता है, वो तृतीय वाचन कहलाता है। क्लियर चीज है ये। और तृतीय वाचन होने के बाद क्या कहाँ चला जाता है, वह फिर से दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में क्या होता है, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो मतदान के लिए वहां भी 3 वाचन होते हैं, मतदान के लिए कराई जाती है। और इस पर सहमत हो जाता है तो विधायक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। अगर असहमत होता है तो पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। क्लियर चीजें। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया से क्या होता है, कानून का यह निर्माण होता है। क्लियर चीज है ये। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास को देखते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं आप उसको टेस्ट कीजिए, और मैं आपको आगे वाली क्लासों में सबको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।